गंवार और मॉडर्न बहू के रसोई के पकवान और सफाई। रीना, जिसका 7वां महीना चल रहा था, अपने घर के बाहर बैठकर पहले अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती है और उसके बाद गोबर से आंगन लीपने लगती है। तो वहीं खाट पर बैठी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने सुना है अपने घर के बगल में जो ये मकान है उसमें कोई शहरी लोग रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है माँ जी, उस घर में भी कोई तो आया, वरना कब से खाली पड़ा था। अपनी सास से बात करते हुए रीना घर लीप रही होती है। तभी अमीर परिवार गाड़ी से आता है और गाड़ी से उतरते ही जब पूरे परिवार की नजर रीना पर पड़ती है तो अंजलि नाक बंद करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ के लोग कितने अनहाइजीनिक हैं। हम लोग गोबर को देखकर दूर भागते हैं और ये गोबर से ही पूरा घर लीप रही है। अंजलि, गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। इतना बोल रवि अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सब हॉल में एसी चलाकर बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा, तेरी बीवी गर्भवती है, बहन शहर में पढ़ाई कर रही है और मेरी उम्र हो गई है। मुझसे अब इतने काम नहीं होते, नौकरानी रख ले। रवि, मैंने इसीलिए तुम्हें नौकरानी के लिए कहा था। मिली कोई नौकरानी या नहीं? तभी कम्मो आती है। एम साहब, ये रवि मालिक का ही घर है ना? मैं यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने के लिए आई है। ये लो, आ गई तुम्हारी मेड। मैंने बात कर ली थी और आज से ही कम्मो हमारे घर में काम कर लेगी। कम्मो, तुम्हें काम माँ समझा देंगी? हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब रवि अपना बैग लेकर काम पर जाता है। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो घर के बाहर आशा आती है और ना ही उसकी बहू। ये देख शांति किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, जो कि गैस चूल्हा साफ कर रही थी, बहू, आज देख, मौसम बहुत अच्छा है और हमारी नई पड़ोसन जब से आई घर से बाहर ही नहीं निकलती। तू एक काम कर, गर्मा गर्म पकौड़े बना दे, उन्हें पकौड़े भी खिला दूंगी और थोड़ा मिल भी लूंगी। भाभी, जब आप पकौड़े बना रही हो तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाना। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे का ही खाना पसंद है। ठीक है। काजल और शांति के कहने पर पकौड़े बनाने के सारे सामान लेकर रीना आंगन में आती है। पहले वो झाड़ू लगाती है और फिर मिट्टी के चूल्हे को साफ करती है और फिर उसमें आग लगाती है और चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर रख देती है। कुछ देर में वो बेसन घोल लेती है और उसमें आलू डाल लेती है, जिसके बाद वो एक आलू को बेसन में लपेटकर गरम तेल में डालती है और तल कर पहले उसे निकाल कर भोग के रूप में चूल्हे पर रखती है। उसके बाद पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। तभी वहां हाथों में चाय लिए आशा और अंजलि भी घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रीना को पकौड़े बनाते देख अंजलि अपने सास से बोलती है, वो देखिए माँ जी, चूल्हा गंदा करने के कितने अच्छे तरीके हैं उन गंवारों के पास। खुद ने ही पहले पकौड़े निकालकर चूल्हे पर रख दिए और कितनी गंदी तरीके से पकौड़े बना रही हैं। छोड़ ना बहू, हमारे घर में तो नौकरानी लगी है, अच्छी खासी रसोई है, वो रोज रसोई साफ करके जाती है। ये गांव के लोग अपनी रसोई साफ रखें या ना रखें, हमारी रसोई तो साफ है ना। कुछ देर में रीना सारे पकौड़े बनाकर तैयार करती है और कुछ पकौड़े शांति बर्तन में लेकर घर के बाहर बैठी आशा अंजलि के पास लेकर जाती है। आप लोग यहाँ नए आए हैं, इसीलिए सोचा आपको थोड़े पकौड़े खिला दूं। इस बारिश के मौसम में इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। हम आपके पड़ोसी हैं, थोड़ा बाहर आया करो, लोगों से बातें करोगी तभी तो जान पहचान होगी। कोशिश कर रहे हैं बहन, पर इसकी क्या जरूरत थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अभी हमें कुछ काम है तो हम आपसे फिर कभी बात करते हैं। अंजलि बहाने बनाकर दरवाजे से ही शांति को भेज देती है और खुद दोनों अंदर जाती हैं। ये सब देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग बैठकर पकौड़े खा रहे थे घर में, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, एक तो तुम इतने प्यार से उनके लिए पकौड़े लेकर गई और उन्होंने तुम्हें घर में भी नहीं बुलाया। सब देख रही थी मैं यहाँ से, कितने घमंडी लोग हैं। अब से मत जाना उनके घर। अरे, वो शहरी लोग हैं, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, शांत हो जाओ तुम, अब से माँ जी नहीं जाएंगी वहाँ। खुश? अपने शहरी मॉडर्न पड़ोसी का व्यवहार काजल को पसंद नहीं आता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पानी लेने के लिए अंजलि रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि डस्टबिन भरा हुआ है और कम्मो घर जाने की तैयारी कर रही है। अरे, इतनी रफ्तार में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डस्टबिन भरा पड़ा है, कूड़ा भी लेती जाओ और थोड़ी सफाई का ज्यादा ख्याल रखो। जी मालिक ने सोचा जब घर से निकलूंगी तब लेते जाऊंगी। अंजलि पानी लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं कम्मो डस्टबिन का कूड़ा पन्नी में पलट रही होती है, तो जल्दबाजी में आधा कूड़ा जमीन पर ही गिर जाता है और वो चली जाती है और अगले दिन छुट्टी कर लेती है। माँ, अभी तक कम्मो नहीं आई क्या? वो 2 दिन की छुट्टी पर है। आप ही चाय और ब्रेड दे दो मुझे। रवि के कहने पर आशा रसोई में जाती है और चाय गैस पर रखकर साइड में चेयर पर बैठ जाती है।
कुछ देर बाद चाय उबल कर चूल्हे पर ही गिर जाती है, पर आशा चूल्हा साफ न करके चाय छानती है और थोड़ी सी चाय स्लैब पर भी गिर जाती है। पर वो सब चीज़ नज़रअंदाज करके जल्दबाजी में रवि को चाय और ब्रेड देती है। कुछ देर में जब रवि ऑफिस चला जाता है तो दोनों सास बहू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती हैं और गंदी प्लेट सिंक में डाल देती हैं। इसी तरह से 2 दिन में पूरा किचन गंदा हो जाता है। स्लैब पर कहीं दाल गिरी थी, कहीं सब्जी, गैस पर चाय के निशान और जमीन पर ढेर सारी डिलीवरी पैकेट, जिसकी वजह से रसोई गंदी हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कमो नहीं आई और अगले दिन रीना अपने अंदर वाली किचन में बारिश का मजा लेकर खिड़की खोलकर घर वालों के लिए आलू की सब्जी और कचौरी बनाती है। आज मौसम कितना अच्छा है। लो, ये हो गई सारी कचौरी तैयार और सब्जी भी बन गई। पर रसोई कितनी गंदी होगी, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ। रीना इतना कहकर खाने को गैस पर से उतार कर पहले गैस साफ करती है, जूने से रगड़ रगड़ कर। फिर वो खाना सर्व करके बाहर ले जाती है और झूठे बर्तन सिंक में रख देती है। फिर वो कपड़े से स्लैब साफ करती है और सारे दाग मिटा देती है। फिर वो झाड़ू लगाकर सफाई करती है और अंत में अब गंदे बर्तन भी धो देती है और इस तरह हाथ के हाथ वो रसोई को साफ कर देती है, जिसके बाद वो सबके साथ बैठकर कचौड़ी खाती है। बहू, 2-3 दिन से हमारी नई पड़ोसन की नौकरानी नहीं आई। वो लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते, क्यों ना आज थोड़ी सी कचौड़ी और सब्जी हम उन्हें भी दे दें। माँ वो कितनी घमंडी हैं, खुद को पता नहीं कितनी मॉडर्न समझती हैं और हमें गंवार। आखिरी बार उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया था, फिर भी तुम उन्हें खाना देना चाहती हो। तो क्या हो गया काजल, जरूरी थोड़े ना जो बुरा है उसके साथ बुरा किया जाए। काजल के मना करने पर भी शांति और रीना छाता लेकर बारिश में कचौड़ी हाथों में लिए अपनी मॉडर्न पड़ोसन के पास जाती हैं, जो हॉल में बैठे थे। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आपकी नौकरानी ना आने की वजह से आप लोग बाहर का खाना खा रहे हो। आप गर्भवती हो, ऐसे में बाहर का खाना सही नहीं। मेरे हाथों की कचौड़ी खाओ। हम खा लेंगे, तुम जाओ। ठीक है बहू, पर तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? लगता है रसोई में रखा खाना सड़ रहा है। रसोई की सफाई कर लो, वरना इस बदबू से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन, तुम हमें सफाई सिखा रही हो जो खुद गोबर से घर लीपती है। एक बार अपना घर देखो, बाहर मिट्टी का चूल्हा, वहीं पर सूखी लकड़ियां और वहीं पर तुम खाना बनाती हो। कितना अनहाइजीनिक होता है ये सब। तुम्हारे घर का तो खाना हम सूंघना भी पसंद ना करें। हमारी रसोई को गंदा बोलने से पहले खुद की रसोई को साफ करो। इतना बोलकर आशा और अंजलि उनकी आंखों के सामने उनका दिया खाना डस्टबिन में डाल देती है और ये देख दोनों सास बहू को काफी बुरा लगता है। रात को जब रवि घर आता है और वो रसोई में जाता है तो तुरंत नाक बंद कर लेता है। वो देखता है कि पूरी रसोई गंदी है, सिंक में बर्तन है, डस्टबिन भरा पड़ा है और खाना भी नीचे जमीन पर गिरा है और रसोई में कॉकरोच घूम रहे हैं और बदबू इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर रसोई में रुक नहीं पाता। ये कमो 2 दिन आई और फिर छुट्टी पर ही है और आप दोनों रसोई में नहीं जाती क्या? कितनी बदबू आ रही है घर में, जाकर पहले रसोई साफ करो। इस उम्र में माँ जी रसोई साफ करेंगी और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अरे कल हमारी नौकरानी आ रही है, वो कर देगी। रवि के बोलने पर भी आशा और अंजलि रसोई साफ नहीं करते। अब आधी रात को बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंजलि को आधी रात में उल्टी आने लगती है और वो अपनी दवाई लेने के लिए रसोई में दूध गर्म करने जाती है, पर रसोई में घुसते ही उसको और ज्यादा उल्टी आने लगती है और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी बदबू से परेशान आशा हाथों में रूम फ्रेशनर लेकर घर में छिड़क रही होती है और अपनी बहू की ऐसी हालत देख परेशान हो जाती है। बहू, क्या हुआ तुझे? कुछ दिनों से शायद अपनी दवाई नहीं ले रही, इसीलिए तुझे इतनी उल्टी हो रही है। मैं अभी तेरा दूध गर्म करके लाती हूँ। माँ जी रसोई में मत जाओ, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। रसोई की हालत बहुत बुरी है। हम दूसरों को अनहाइजीनिक कहते हैं, पर खुद की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और नौकरानी के भरोसे रहे। पर तेरी सारी दवाई तो दूध से ही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं शांति बहन के घर से दूध लेकर आती हूँ। आशा रवि को बाहर बुलाती है। रवि अपनी बीवी का ख्याल रखता है और आशा मदद मांगने के लिए शांति के घर जाती है, जहां आधी रात को शांति दूध गर्म करके अपनी बहू के साथ आशा के घर आती है। अब जल्दी से अंजलि अपनी दवाइयां लेती है और शांति जब उनकी रसोई की हालत देखती है तो नाक पर हाथ रखकर वो आशा से कहती है, बहन, सुबह तक तो तुम्हारी रसोई से कीड़े निकलने लगेंगे। मैं और मेरी बहू अभी तुम्हारी रसोई साफ कर देते हैं। नहीं बहन, तुम्हारी बहू भी मेरी बहू की तरह गर्भवती है। बहू, तुम यहीं बैठो, मैं खुद रसोई साफ कर लूंगी। माँ, आप दोनों इस उम्र में रसोई साफ करोगी और मैं बैठा रहूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी मदद करूंगा। अब रवि अपनी माँ और आशा के साथ मिलकर रसोई साफ करता है। जहां आशा सिंक के गंदे बर्तन साफ कर रही होती है तो वहीं शांति कूड़ा इकट्ठा करके फर्श साफ कर रही होती है और रवि स्लैब। इस तरह तीनों मिलकर रसोई साफ कर लेते हैं और बाहर बैठी अंजलि के पास आते हैं। माफ करना, मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, अनहाइजीनिक बोला, पर फिर भी आप लोगों ने आधी रात को आकर हमारी मदद की।
कोई बात नहीं बहन, तुम शहरी, हम गांव के। शहर के लोगों को गोबर और मिट्टी से घिन आती, मैं समझ सकती हूँ। शायद वही देखकर तुम्हें लगा होगा कि हमारी रसोई साफ नहीं रहती, पर अब सब ठीक हो गया है। कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक आकर कहना। ऊपर अमीर, नीचे गरीब सहेली के ससुराल की एक रसोई। गरीब सोना रोटी बना रही होती है और कथा सोना के परिवार के साथ रोटी, सब्जी, दाल मखनी और पुलाव खा रही होती है। मजा आ गया तेरे हाथ का खाना खाकर। अगर हम दोनों का ससुराल एक ही घर में हो जाए तो मुझे तो रसोई संभालने की जरूरत ही ना पड़े, तू ही संभाल लेगी। अरे तो फिर खाना बनाना सीखती क्यों नहीं है? भले ही एक ही ससुराल में तुम्हारी शादी हो जाए, पर खाना बनाना तो हर बहू को आना चाहिए। समय गुजरता है और बहुत जल्द कथा की लव मैरिज और उसी के पड़ोस में सोना की अरेंज मैरिज हो जाती है। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह उठकर पूरी, हलवा, चना दाल, मखनी, पुलाव, नान सब अच्छे से बना लेना। इतना बोल आशा वहां से चली जाती है और कथा रवि से बोलती है, तुमने बोला था शादी के बाद घर में नौकरानी रखोगे। अरे नाराज क्यों हो रही हो? पहली रसोई तो बहू को ही करनी पड़ती है। बस पहली रसोई संभाल लो, फिर मैं माँ से बात करूंगा। कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ नहीं आता बनाना। हाँ तो तुम्हारी वो दोस्त है ना सोना, उसकी शादी भी तो मेरी मामी के लड़के से हुई है। तुम उसको बोल दो, इतनी तो वो तुम्हारी मदद कर ही सकती है। रवि के कहने पर कथा सोना को फोन करती है। यार, मुझे तेरी एक मदद की जरूरत है। तू तो जानती है मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरी सास ने कहा है कि कल मेरी पहली रसोई है। तेरी भी कल पहली रसोई है, तो तू जो कुछ भी बना रही है थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना और मुझे वो खाना भिजवा देना। बस एक दिन की बात है, उसके बाद मेरे घर में नौकरानी लग जाएगी। अपनी तरह बहू भी ले आई। खुद ने लव मैरिज करी और मायके के पास ही ससुराल बसा लिया। वैसे ही बेटे की शादी भी लव मैरिज कर दी। भाभी, आप तो मेरे घर के मामलों में पड़ो ही मत। भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज करी, पर मेरी बहू तुम्हारी बहू से ज्यादा संस्कारी निकलेगी। अरे तू कैसी बात कर रही है? हम दोनों की सास भले ही नंद भाभी हैं, पर दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा है। देख नहीं रही घर के बाहर दोनों कैसे बातों से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? बस एक दिन की बात है सोना, प्लीज मान जा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कथा के काफी बोलने पर सोना मान जाती है और अगली सुबह कथा जो उसे खाना बनाने को कहती है वही खाना सोना ज्यादा बनाती है और कथा को फोन करती है। मैंने खाना बना दिया, पर तू ये खाना लेकर कैसे जाएगी? तेरी सास तो घर के ही बाहर घूम रही है। रवि बता रहे थे मेरी सास को मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वो अभी चली जाएंगी। तू जल्दी से अपनी सास को खेत भेज दे। कथा अपनी सास पर नजर रखती है और जैसे ही आशा वहां से जाती है, सोना भी अपनी सास को खेत भेजकर खाना लेकर बाहर जाती है, जहां कथा अपनी रसोई की खिड़की के बाहर बांस की सीढ़ी लगाती है और सोना उस पर चढ़कर कथा को खिड़की से उसका खाना देकर जाती है। बहू, मैंने तुझे बताया भी नहीं और तूने अपनी पहली रसोई में वही बनाया जो हम सबको पसंद है। और माँ, मेरी बीवी ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। पूरा परिवार शांति से खाना खा रहा होता है, तभी आशा थोड़ा सा प्लेट में खाना लेकर उनके घर आती है। बड़ा बोल रही थी ना, लव मैरिज करने वाली लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती। खाकर देखो मेरी बहू के हाथ का खाना। ये देख निखिल बेटा, जैसे तेरी बुआ आज तक मेरी नकल करती आई है, वैसी उसकी बहू ने मेरी बहू की नकल की है। उसने भी वही बनाया जो सोना बहू ने बनाया है। नकल मेरी बहू ने नहीं, तेरी बहू ने करी है। मैंने जो जो बोला था मेरी बहू ने वही बनाया है। बुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, पर सुबह सुबह आकर क्यों बहस करना? आप घर में जाओ और अपनी नई बहू के साथ बैठो। निखिल की बात सुन आशा मुंह टेढ़ा करके चली जाती है और रात को, तुमने पहली रसोई संभालने को कही थी, मैंने संभाली। अब माँ जी से बात करो नौकरानी के लिए। माँ, मैं क्या सोच रहा था, अपने घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, पैसों की भी कमी नहीं है। क्यों ना घर में एक नौकरानी रखकर मामी को दिखा दें कि वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मेरी भाभी वैसे ही मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है। और रही नौकरानी की बात, मेरे घर में नौकरानी नहीं आएगी। मुझे नौकरानी पर ना तो विश्वास है और ना ही उनके हाथ का खाना पसंद है। अरे जब मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है तो नौकर की क्या ही जरूरत। आशा नौकर के लिए साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कथा, माँ ने तो तुम्हारे सामने नौकरानी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, पर तुम मुझे 10 दिन और दो, मैं माँ को मना लूंगा। तुम माँ जी को पता नहीं कब तक मना पाओगे, पर मैं अपनी दोस्त को कैसे मनाऊं? कथा के पास सोना के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए वह सोना को फोन पर छत पर बुलाती है। यार, तेरी एक मदद चाहिए। मेरी सास बाजार गई है और तेरी सास भी खेत गई है। शाम को खाना भी तू बना दे। मेरी सास ने नौकरानी के लिए मना कर दिया, पर रवि उन्हें मना रहे हैं। बस 10 दिन की बात है, प्लीज।
कथा मैं 10 दिन कैसे संभाल पाऊंगी? मेरी सास अपने हाथों से राशन लाती है, उन्हें हर चीज का अंदाजा है। और अगर तेरे घर का खाना बनाते हुए मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया तो? दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है, कोई बात नहीं भाभी, कुछ दिनों की तो बात है, आप कथा भाभी की मदद कर दीजिए, मैं आप दोनों के साथ हूँ, माँ और बुआ को कुछ पता नहीं चलेगा। काजल तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैंने आप दोनों की बातें भी सुन ली। अब आप दोनों बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ माँ और बुआ की लड़ाई खत्म हो जाए और उनकी 30 दिन की लड़ाई और 1 दिन का प्यार 30 दिन के प्यार में बदल जाए। काजल के कहने पर सोना अपनी दोस्त की मदद करने को राजी हो जाती है। अब जब शांति खेत जाती है और आशा किसी काम से बाहर जाती है तो काजल कथा के घर जाती है और सीढ़ी चढ़ते हुए रसोई में जाती है, जहाँ कथा उसे कुछ राशन का सामान देती है। बस भाभी इतना काफी रहेगा, अब मैं चलती हूँ, उससे पहले कि कोई आ जाए। एक बार फिर काजल सीढ़ियां उतरकर सारा राशन लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में राशन का सामान रखती है। भाभी मेरे कमरे में बहुत जगह है, आप ये सामान मेरे कमरे में ही रहने दो, रसोई में रखोगे तो माँ को पता चल जाएगा। इतना बोल सोना जल्दी से अपने परिवार के लिए और कथा के परिवार के लिए खाना बनाकर कथा को फोन करती है। खाना बन चुका है, कैसे भेजूं? मेरी सास तो पड़ोसन के घर गई है, पर तेरी सास तो घर पर बाहर चबूतरे पर बैठी है। तो बस 2 मिनट दे रवि, कुछ भी करके माँ जी को कहीं बाहर ले जाओ, काजल खाना लेकर आ रही है। रवि जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, चलो माँ आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू लेकर आ जा। माँ चलो ना बाहर, आप जो बोलोगे आपको वो दिला दूंगा। रवि जबरदस्ती अपनी माँ को बाहर ले जाता है और जल्दी से काजल खाना लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई कथा के पास आती है। ये लो भाभी आपके परिवार का खाना, अब मैं चलती हूँ, माँ के घर आने का समय हो रहा है। थैंक यू काजल, अगर तुम ना होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। खाना देकर काजल अपने घर जाती है। अब इसी तरह हर रोज कथा अपने घर का खाना भी सोना से बनवाती और कभी सोना सीढ़ियां चढ़कर कथा को खाना देती तो कभी काजल। ऐसे ही एक दिन। तेरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं, आज बस आखिरी दिन है। तुम्हें पता है सोना ने खाना बनाने से मना कर दिया है। अगर तुमने माँ से बात नहीं करी तो मैं खुद जाकर कह दूंगी माँ जी को कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। बहू तू क्या मुझे बताएगी? मुझे खुद पता चल चुका है सच, और ये सब मेरी भाभी की बहू की वजह से हुआ है। उन्हें तो आज मैं बताऊंगी। बहू तूने 2 तरह का खाना क्यों बनाया और इतना सारा खाना किसके लिए? शांति अपनी बहू से पूछ ही रही होती कि तभी वहां आशा आती है और अपनी भाभी पर नाराज होने लगती है। मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहू के साथ इस चीज का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीना पसंद करती और इतने दिनों से तुम मुझे अपने घर का खाना खिला रही थी ताकि बाद में मुझे नीचा दिखा सको। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की बहू को कुछ आता नहीं और मेरी बहू पर उंगली उठा रही हो, जबकि मेरी बहू ने तो तेरी बहू की मदद करी है। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करेंगे? आप दोनों नंद भाभी होकर एक साथ रहना पसंद नहीं करती, पर ये दोनों दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद कर भी दी तो क्या हुआ? और माँ, अगर आपने घर में नौकरानी रख ली होती तो आपको सोना भाभी के हाथ का खाना न खाना पड़ता। कोई बात नहीं रवि, ये दोनों भी तो देवरानी जिठानी है। अगर इन्होंने एक दूसरे की मदद कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। माँ और बुआ भी तो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती हैं। और बुआ एक नौकरानी रख लीजिए ना, वैसे भी आपको बहुत शौक है पैसों का शो ऑफ करने का, अच्छा मौका है आपके पास। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोल सकते हैं। मैं नौकरानी रखने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, जब बहू खाना बनाना सीखेगी। बच्चों की बातें सुन उस दिन आशा घर में एक नौकरानी रखती और साथ ही कथा भी खाना बनाना सीख रही होती और जब भी जरूरत पड़ती तो दोनों नंद भाभी अपनी लड़ाई साइड में रख एक दूसरे की मदद करती हैं।